स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। हम लोग कक्षा 7 ज्योग्राफी यानी भूगोल की बात करने वाले हैं। आगे के कुछ चैप्टर्स, आज 7 की बुक ख़त्म ही हो जाएगी, उनके चैप्टर्स डिस्कस करेंगे 11 से। तो चलिए बढ़ते हैं। चैप्टर 11 आपका डिपेंड है केरल के बारे में, लाइफ इन केरल, लाइफ आपका क्लाइमेट, इन सारे चीज़ें जो केरल में आपको देखने को मिलेगी उसके बारे में ये डिपेंडेंट है। तो बात करें, पहले पेज में इंट्रोडक्शन है कि एक आदमी आते हैं बच्चों के स्कूल में जो केरल से आते हैं और वो बताते हैं कि केरल के बारे में। बच्चे थोड़ा आश्चर्यचकित होते हैं उनके पहनावा से। सबसे पहली बात कि केरल में बोला जाने वाला लैंग्वेज क्या है। क्वेश्चन आपका इससे ये बनता है कि कौन सा लैंग्वेज केरल में बोला जाना है, तो आपको आंसर करना है मलयालम भाषा वहाँ बोली जाती है। ये आप याद रख सकते हैं। बढ़ते हैं दूसरे पेज पे। फिर यहाँ पे हम लोग केरल का मैप देखते हैं जिसमें केरल आपको भारत में आप दक्षिणी भाग यानी साउथ की तरफ आपका है। और ये इसके कुछ इम्पॉर्टेंट प्लेसेस में आपको दिख जाएगा, एर्नाकुलम और कोच्चि तमिलनाडु, और ये अरब सागर अरेबियन सी के पास है। अलपुजा तिरुवनंतपुरम उसकी राजधानी है। ये सब याद रख सकते हैं। उसके बाद केरल की बात करें तो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है कि केरल के पूर्वी दिशा में, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा कि आप देखिए, अगर ये हिस्सा बात करें तो ये पश्चिमी हिस्सा है और ये हिस्सा बात करें तो ये पूर्वी हिस्सा है। ठीक है। तो केरल के आप कह सकते हैं केरल प्रदेश भारत के पश्चिमी तट पर एक लंबी सक्रिय पट्टी के रूप में फैला है। ठीक है, पश्चिमी तट पर। और इसके पूर्व दिशा में पश्चिमी घाट की नील नगरी और अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं। पूर्व दिशा में पश्चिमी घाट की आपको नीलगिरी और अन्नामलाई की आपको पहाड़ियां देखने को मिलती हैं। ठीक है, इस वाले रीजन में आपको दिखेगा। उसके बाद पश्चिमी दिशा में आपको अरब सागर है। यह एक सकरा तटीय मैदान है और जिसका अधिकतम चौड़ाई 100 किलोमीटर है। और यहाँ का अधिकांश मैदानी क्षेत्र नदियों द्वारा बहाई मिट्टी इलाके है, यानी जब जानते हैं डेल्टा बनाती है। नदियाँ जब आती है और समुद्र में मिलती है तो वो मिट्टी को इधर उधर फैला देती है, तो डेल्टा बनाती है। तो ये ज़्यादातर हिस्सा उसी से बना हुआ है। कुछ खास बातें यहाँ पे है कि तटीय क्षेत्र में समुद्र लहरों लाई गई बालू द्वारा निर्मित पतला क्षेत्र जो अधिकांशतः दलदली है, यह अरब सागर के साथ एक पट्टी के रूप में पाया जाता है। आप ये देख सकते हैं, ये वाला जो रीजन है एकदम इंड समुद्र के तरफ वाला रीजन, ये एक पट्टी के जैसा है। रेतीले मैदानों के पूर्वी भाग में उपजाऊ कांप मिट्टी के मैदान है। जस्ट उस रेतीले के बाद आपको उपजाऊ कांप मिट्टी के मैदान है। इसके बाद ये आप समुद्र की तरफ से लें तो पहला लेयर आपका दलदली है, दूसरा कांप है, और तीसरा आप पूर्व की ओर आपको पहाड़ देखने को मिलती है। ठीक है, दलदली, कांप और पहाड़ देखने को मिलती है। अब कुछ फैक्ट्स जो बॉक्स में दिए हैं उस पर डिस्कस कर लें। केरल में चिकित्सा की एक पद्धति है जो आयुर्वेद मरीज पर मसाज पर आधारित है, जो काफ़ी प्रचलित हो रही है। साइलेंट वैली जो है पश्चिमी घाट में अवस्थित यह स्थान जैव बायोडाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है। यूएनओ ने इसे विशिष्टता का विशेषण बताया। मीन्स यहाँ पे साइलेंट वैली नाम का आपको एक जगह है, आप कह सकते हैं यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी, जानते हैं बायो मतलब वनस्पति जीव और डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंसेस। केरल को गॉड्स ऑन कंट्री भी कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, मतलब एक भगवान के द्वारा चलाया जाने वाला या रखा जाने वाला देश। तो क्वेश्चन इसे बनते हैं कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसे गॉड्स ओन कंट्री भी कहा जाता है, तो आप आंसर कर सकते हैं। चलिए, केरल के टेम्परेचर की बात करें तो ये 32 डिग्री से 23 डिग्री सी के रहती है। ये वार्षिक तापांतरण 2 से 5 डिग्री देखने को मिलता है। औसत वर्षा 200 है, जो बिहार में 100 है, याद रखिएगा। यहाँ नेचर ऑफ एनवायरनमेंट या आप जलवायु या क्लाइमेट कहिए, उष्ण आर्द्र मानसूनी। उष्ण मतलब गर्म, आर्द्र मतलब मॉइस्चर से भरा हुआ, और मानसूनी मतलब मानसून तो जानते ही, बारिश जो होती है मानसूनी है। 1/4 भाग आपका वनों से आच्छादित है। ऊंचे तापमान, अधिक वर्षा के कारण यहाँ सदाबहार बन पाए जाते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट। सागवान, चंदन, सुपारी, नारियल, रबर और ये सारे आपके फॉरेस्ट के चीज़ आपको पाए जाते हैं।
केरल मुख्यतः कृषि प्रधान प्रदेश है। आप जानते हैं कि केरल में कृषि बहुत होती है, खासकर पहले तो मसाले के लिए ये बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं फेमस है कि यहाँ पे मसाले बहुत ज़्यादा होते हैं। चलिए, मसाले में आपको देखिए यहाँ पे आपको पहले तो चावल आप जान लीजिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, नारियल जान लीजिए, काली मिर्च जान लीजिए, काजू, इलायची जान लीजिए, गरम मसाले जान लीजिए, सुपारी, चाय, रबड़, ये सब यहाँ के क्रॉप्स हैं। ठीक है, तटीय क्षेत्र, आप समुद्र के किनारे हैं तो इस चीज़ की तो कमी होगी नहीं, मछली है। और धान यहाँ का मुख्य खाद्य फसल है, और एक वर्ष में 4 फसलें भी हो जाती है। धान की खेती, मछली पालन भी करते हैं, और इससे मछलियाँ प्राकृतिक खाद्य प्राप्त होती है। आप जानते हैं कि बहुत सारे जो फील्ड होते हैं, धान के खेत होते हैं, उसमें लोग मछली लगा देते हैं। होता क्या है, फ़ायदा भी है कि जैसे ये मेरा धान का खेत है, मैंने धान का क्रॉप लगाया, ठीक है, धान का क्रॉप लगाया, और आपको जानते हैं कि धान को ना ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, तो पानी उसमें डाला इस खेत में, पगडंडी बना के, या आप कह सकते हैं घेर कर, पानी इसमें भरा हुआ, और इसी में मछली छोड़ दी। अब मछली जो कीड़े मकोड़े खाकर जो आप कह सकते हैं एक्सक्रीट करेगी, वो धान के लिए क्या बन जाता है, खाद बन जाता है। मछली पालन भी हो गया, साथ में धान भी हो गया, दोनों चीज़ें एक साथ यहाँ केरल में आपको देखने को मिलती हैं। बागाती कृषि में चाय के बागान भी देखने को मिलेंगे, ये सारी चीज़ें आपको हैं। यहाँ पे कुछ दुर्लभ वन्य जीवन फल फूल रहा है, जहाँ हाथी, विभिन्न प्रकार के बंदर, किंग कोबरा, ये विभिन्न प्रकार के पक्षी आपको देखने को मिलते, मतलब जंगल से भरा पूरा प्रदेश है। और हाथी आपको बहुत सारा जो वैरायटी, और भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे जो एनिमल्स के आप कह सकते हैं वैरायटीज आपको वहाँ देखने को मिलती हैं। अब धर्म के बारे में बात करें तो यहाँ हिंदू, ईसाई और इस्लाम तीनों धर्म हैं, और यहाँ एक आप नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। ठीक है, एक विश्व प्रसिद्ध नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है, संस्कृति में है। कथकली यहाँ की नृत्य नाटिका है, विश्व प्रसिद्ध नृत्य नाटिका, और मोहिनी अट्टम यहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। मार्शल आर्ट के रूप में कलारी या पट्ट आपका एक शैली है, खास आर्ट, जैसे टैकेंडो होता है, कुंफू होता है, यहाँ का मार्शल आर्ट कलारी पैट है। मलखम्ब यहाँ का प्रसिद्ध खेल है, आपको याद रखना है। और सबरीमाला यहाँ का एक प्रसिद्ध मंदिर है, तीर्थ स्थल है। ठीक है, आप जानते हैं कि पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा चिकित्सा नर्स केरल से होते हैं। साक्षरता दर केरल का सबसे भारत में ज़्यादा है। और यहाँ के अगर मिनरल्स की बात करें तो मोनोजाइट, जिरकन, थोरियम, यूरेनियम तो जानते ही हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन वगैरह में यूज होता है। जबकि पूर्वी भाग में चीनी मिट्टी, चूना और ग्रेफाइट पाए जाते हैं। और इसके अलावा कुछ कुटीर उद्योग में नारियल का तेल, साबुन, ट्यूब आदि के कारखाने हैं, और कुछ कुटीर उद्योग में कागज़ और ये पेड़ पौधे से बनी हुई चीज़ों को बनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले पेज। कुटीर उद्योगों में नारियल के रेशे से रस्सी वगैरह, पायदान, टोकरियाँ इत्यादि बनाई जाती हैं। तट के किनारे जनसंख्या दूर तक फैली है। ग्रामीण इलाकों में 2000-4000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। यहाँ पत्थरों को काटकर ईंटें बनाई जाती है। ये बातें बताई जा रही है कि यहाँ पे जो ईंट है वो हम लोग को बेक्ड ईंट होता है ना, पकाया हुआ, यहाँ पे पत्थरों को काटकर ईंटें बनाई जाती हैं। यहाँ रेल, सड़क, वायुमार्ग के अतिरिक्त नदी मार्ग से अधिक परिवहन होता है। झील, नहरें, नदियों का जाल है। नौका, मोटर, स्टीमर, बद्ध इत्यादि का अधिक प्रयोग होता है। कश्मीर की भांति यहाँ हाउस बोट भी मिलते हैं। आपको केरल में लेगून झीलें दिखेगी। लेगून के बारे में मैंने पहले ही वीडियो में बताया था कि अगर समुद्र का पानी कहीं जम जाए और चारों तरफ ज़मीन हो, मतलब समुद्र का पानी आया और किसी वजह से बालू का टीला इधर आ गया, पानी यहाँ पे चारों तरफ ज़मीन से घिरा हुआ, तो ऐसे केस में हम उसे लेक कहते हैं। लेकिन जब नमकीन पानी अंदर हो तो उसे लेगून कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप वही देखने को मिल सकता है। खाने के बारे में बात करें तो यहाँ चावल, इडली, डोसा, सांभर, उत्पम, अवियम, उपमा, अटपम, नारियल से बनी खाद्य मछली, समुद्री उत्पाद प्रचलित है। केले के पत्ते पे भोजन परोसा जाता है। और महिलाएं साड़ी, पेटीकोट इत्यादि एवं सूट पहनती है। पुरुष कमीज, लुंगी वगैरह पहनते हैं। ये वहाँ का आप कल्चर है, आप देख सकते हैं। और तो कुछ खास इसमें है नहीं। इसमें कोई फैक्ट्स की बातें यहाँ पे अब इससे ज़्यादा नहीं है, बाकी चीज़ें हम लोग याद रख सकते हैं। मिलते हैं
अगले पेज की तरफ, मतलब बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। चलिए एक क्वेश्चन देख ले। केरल की जलवायु क्या है? समशीतोष्ण, जो लगा है गलत था, उष्णार्ध। हाँ, उष्ण और आर्द्र, ठीक है। केरल में नहीं उपजाया जाता है इन सब में से। देखिए जूट जो था, हम लोग पहले भी पढ़ सकें, ये मोटा क्रॉप में आता है, तो ये आपको नहीं उपजाया जाता है, ये आपका थार रीजन में था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्विक व्यू है क्वेश्चन आंसर का। आप मलखंभ, मलखंभ क्या है? एक खेल था, हम लोग अभी पढ़े थे। और पश्चिमी घाट में क्या था? पहाड़ियाँ, ठीक है। और केराली मसाज जो होती है, एक चिकित्सा पद्धति, बॉक्स में दिया हुआ था। उत्पम खाने का चीज़ है, और मलयालम यहाँ की भाषा है, ये याद रख सकते हैं। अब आता है ज्योग्राफी का बेसिक टॉपिक है क्लाइमेट और वेदर। इसको समझना है तो एक कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे चीज़ें तो दी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें पहले ही क्लियर कर ले। देखिए अगर किसी खास एरिया में, ठीक है, एक किसी खास एरिया की बात कर रहे हैं कि चलिए मैंने माना ही इस एरिया में, ठीक है, एक कम समय में जो मौसम में बदलाव आता है, ठीक है, कम समय में जो आप कह सकते हैं कि मौसम में बदलाव मतलब हीट का बढ़ना घटना, प्रेशर का बढ़ना घटना, यानी ताप दाब का बढ़ना, बारिश हो जाना, तूफान आ जाना, ठंड पड़ना, गर्मी पड़ना, ये सारे एक छोटे एरिया में अगर कम समय के लिए होता है। जैसे कि आज सुबह आप निकले थे तो देखे थे कि ना मौसम घेरे हुए था, लगे कि बारिश होने वाली है। फिर आप दोपहर में गए तो प्रचंड गर्मी हुई, बारिश नहीं हुई, शाम में आंधी आ गई और बहुत तेज़ बारिश होने लगी, और फिर रात में इस बारिश की वजह से आपको ठंड लगने लगा। तो एक दिन में आपने क्या देखा? बहुत सारे बदलाव देखे। तो इसे कहा जाता है मौसम, ठीक है, मौसम। यानी ये एक दिन में भी आपको बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेंगे, ये आपका मौसम के अंदर कंसीडर किया जाता है। लेकिन जलवायु जो है वो आपका एक एवरेज होता है जो लंबे समय तक, अब इसी एरिया की बात करें, ठीक है, सेम एरिया की बात करें, और सेम एरिया में जब हम लोग कंसीडर करेंगे, सेम एरिया की बात करेंगे, तो हम देखेंगे क्या कि सेम एरिया में कुछ सालों तक मैंने ऑब्ज़र्व किया, 2000 अभी 15 से 25 24 तक मैंने ऑब्ज़र्व किया, देखा क्या कि इस एरिया में जनवरी फरवरी मार्च तक नॉर्मल बसंत मौसम रहती है, और आप कह सकते हैं कि इसके बाद बहुत गर्मी पड़ती है, जून जुलाई उस हिसाब से गर्मी छुट्टी दे देते हैं लोग। फिर उसके बाद आपका सितंबर अक्टूबर में ठंड शुरू हो जाती है। तो ये कैसे पता चला कि इस मौसम में यही होगा, मतलब इस मंथ में यही होगा? मीन्स हमने क्या किया कि थोड़ा मोड़ा चेंजेस आया तो उससे ज़्यादा कंसिडर, मैंने एवरेज निकाला, हर साल के मौसम का एवरेज निकाला, तो पता चला कि इस स्लॉट में ये होता है, तो उसे उस एरिया का क्लाइमेट कहते हैं, जो हम एक्सपेक्टेशन। अब मान लीजिए कि अभी जून चल रहा है, जुलाई चल रहा है, और गर्मी प्रचंड हो ही रही है। मान लीजिए कि अभी बर्फ़ गिरने लगे, वैसे ओला तो गिर जाता है, लेकिन मान लीजिए कि एकदम ठंडा मौसम हो जाए, एकदम इतना ठंडा कि आपको ठंड लगने लगे, तो आप कहिएगा ना कि जो क्लाइमेट था वो बदल रहा है, या बहुत ठंड के समय में आपको बहुत ज़्यादा धूप गर्मी देखने को मिले, तो आप कहिएगा ना कि जो जनरली होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, तो उसी को क्लाइमेट कहते हैं। ये दो वर्ड का डिफरेंस आप समझ गए। अगर किसी निश्चित स्थान में निश्चित समय में वायुमंडल की तत्कालीन दशा को मौसम कहती है। मौसम परिवर्तनशील है, याद रखिएगा, गाना भी है, मौसम की तरह बदल तो न जाओगे, ऐसे करके एक गाना भी है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और ये आपका कई स्थानों का तापमान, वर्षा, आर्द्रता, सूर्य का प्रकाश, आकाश के दबाव, हवा की दिशा, गति की जानकारी देते हैं। आप जानते हैं कि मौसम इन सारी चीज़ों पे डिपेंडेंट होता है कि तुरंत में ही हवा तेज़ होने लगी, तुरंत में गर्मी ज़्यादा बढ़ने लगी, तुरंत में प्रेशर आगे पीछे होने लगा, तूफान चलने लगी, मॉइस्चर बढ़ने लगा, ये सारा चीज़ क्या है? तुरंत का जो बात है वो हमारा मौसम है। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। अब यहाँ पे जलवायु की बात की जाए, किसी स्थान को लंबे समय तक रहने वाली मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। यानी कंटिन्यू बहुत सालों तक, 20 साल 10 साल ऑब्जर्व किए तो मुझे पता चला कि जलवायु होती है। जैसे कि एक पिक्चर भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि जैसे उत्तरीय ध्रुव की जलवायु शीत है, बहुत ठंड है। इक्वेटर यानी विषुवत रेखा के पास उष्ण कटिबंध है, यानी वहाँ बहुत गर्मी पड़ती है, और ऊपर शीत नीचे उष्ण, तो बीच में क्या होगा? समशीतोष्ण, समान शीत समान उष्ण, यानी आपका समशीतोष्ण जलवायु यहाँ पे बनती है, ठीक है। तो ये चीज़ कैसे पता चला? ये चीज़ ऑब्जर्वेशन से पता चला, ठीक है।
तो ऑब्जर्वेशन यहाँ पे किए हैं, इससे इन चीज़ों का पता चला। अब क्लाइमेट हमारा किस चीज़ पे डिपेंड करता है, क्या क्या चीज़ों पे हमारा क्लाइमेट डिपेंडेंट कर होता है। तो अगर इस चीज़ के बारे में बात करें तो अक्षांशीय दूरी, अक्षांशीय दूरी का मतलब आपका इक्वेटर अगर ये है, एक पृथ्वी में ये बीच वाली रेखा है, तो आप इससे कितने दूर पे हैं, कितने दूर पे हैं आप। सबसे पहली चीज़ तो यही आपको देखी जाएगी कि आप इक्वेटर से कितने दूर पे हैं। अक्षांशीय दूरी मतलब आप कितने डिग्री हैं, नॉर्थ साउथ कितने डिग्री हैं, इस बात पे डिपेंड है। अब क्वेश्चन है क्या सिर्फ इसी बात पे डिपेंड है। एक फेमस क्वेश्चन है ज्योग्राफी का कि हमारे इक्वेटर से लुधियाना और शिमला दोनों सेम दूरी पे है, एक पल के लिए अगर मान लें, ठीक है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि लुधियाना में इतनी ज़्यादा गर्मी होती है और शिमला में इतनी ज़्यादा आपको मौसम क्या होती है, आपको ठंडी होती है। लोग तो हिल स्टेशन भी है, शिमला घूमने भी जाते हैं। तो दोनों हमारा इक्वेटर से यानी अक्षांशीय दूरी दोनों की लगभग सेम है, लेकिन अब फिर भी दोनों में चेंजेस क्यों देखने को मिलता है। यहाँ पे बात आ जाती है हाइट की, एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई के। समुद्र तट से दूरी कितनी है इस बात पे भी डिपेंडेंट होता है कि वो समुद्र तट से कितना दूर है, ये बात पे भी। समुद्र के किनारे मौसम जो रहता है, आपको जानते हैं कि सालों भर लगभग एक ही जैसा मौसम रहता है, ठीक है। और समुद्र तट से जितना दूर बढ़ते जाएगा मौसम में बदलाव आते रहेगा। जैसे मुंबई, पुणे, केरल, ये सारे के समुद्र तट के जो एरिया है वहाँ पे मौसम में ज़्यादा बदलाव नहीं लगती है, यहाँ पे लगभग सेम ही वेदर रहता है आपका ओवरऑल। पर्वतों की दिशा एवं अवरोध, अवरोध, पर्वतों की दिशा एवं अवरोध। अब कहने का मतलब कि क्या आप जिस एरिया में आप रह रहे हैं क्या वहाँ पे कोई पर्वत है, ठीक है। पर्वत का बहुत इंपॉर्टेंट, मान लीजिए कि इस एरिया में आप रह रहे हैं, ठीक है, इस एरिया में आप रह रहे हैं और यहाँ पे पर्वत है, तो नॉर्मल सी बात है कि यह हवा को रोकेगी, एक अवरोध बन के आएगी। अगर हवा इधर से इधर चल रही है तो आपके इस एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली है। अगर हवा इधर से इधर चल रही है तो इस एरिया में ज़्यादा बारिश होने वाली है। यानी कहने का मतलब है कि पर्वत की किस दिशा में है और कितना अवरोध पैदा करती है, इस पर भी ये बात डिपेंड होता है। उसके बाद समुद्र के धाराओं की दिशा, लैंड ब्रिज, सी ब्रिज के बारे में बात हो गई। पवन की दिशा, समुद्र तल से ऊंचाई, ये क्वेश्चन अभी जस्ट बताया कि माउंटेन का ऊपर का हिस्सा बर्फ से ढका हुआ होता है क्योंकि वो समुद्र तल से क्या है, बहुत ऊंचा है। और सेम क्वेश्चन है कि लुधियाना आपका और शिमला वाला कि शिमला जो है समुद्र तल से ज़्यादा ऊंचाई पे है जबकि लुधियाना समुद्र तल से कम ऊंचाई पे है, इसलिए लुधियाना और शिमला दोनों एक जगह होने के बाद भी दोनों का क्लाइमेट अलग है। चलिए, तो लोगों को ये याद कैसे रहे इसके लिए एक ट्रिक बनाया गया है, लैंड फॉर्म। आप लैंड फॉर्म से याद रख सकते हैं कि ये सारे चीज़ें आ जाते हैं, लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, आपका नियरनेस टू द सी, आपका डायरेक्शन ऑफ विंड, ये सारी चीज़ें आपको उसी में आ जाती है, इसलिए आप इसको याद रख सकते हैं। अब क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में कौन किन सारी चीज़ों पे एक जगह का क्लाइमेट या आप कह सकते हैं जलवायु डिपेंड करता है। तो आप ये पॉइंट देखिएगा, जो नहीं होगा वो आंसर, अगर नहीं पूछ रहा है तो नहीं आंसर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप वायु दाब को आप मापने की बात करें तो वायु दाब को मिली बार प्रति वर्ग सेंटीमीटर में नापा जाता है, ये आप याद रख सकते हैं। फिर बढ़ते हैं अगले अगले पेज की तरफ। चलिए, तो यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन आपको आ रहा है कि जैसे कि हमारा ये अर्थ है और ये हमारा सन है, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि अर्थ के इस रीजन यानी इक्वेटर के पास जो है सूर्य की किरणें डायरेक्ट पड़ती है, जबकि यहाँ से सैलेंट, सैलेंट मतलब थोड़ा सा कम यहाँ पे किरणें पड़ती है, फैल के पड़ती है, जिसकी वजह से ये जो हिस्सा होता है इक्वेटर के पास का हिस्सा यानी विषुवत रेखा के पास, ये हिस्सा ज़्यादा गर्म होता है, ये आप याद रख सकते हैं। ये भूमध्य रेखा के करीब का जो हिस्सा होता है ये बहुत गर्म होता है, उष्ण होता है। इसका कारण पूछे तो डायरेक्ट बोलिएगा कि यहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं जबकि और जगह वितरित होकर या बिखर कर पड़ती है, जिसकी वजह से ये हिस्सा ज़्यादा गर्म होता है। यही बात यहाँ पे आपको लिखी है। यही काम सबसे ऊपर वाला दोनों रीजन जो है हमारा, उस दोनों रीजन में बहुत ही सैलेंटिंग यानी बहुत ही ज़्यादा कम पड़ता है, इसकी वजह से ये दोनों रीजन जो है, दोनों एरिया जो है बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है। आपको आर्कटिक अंटार्कटिक आपको पता ही है। चलिए, तो वायुदाब के बारे में बात करें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको पता है कि एयर जो है
आप एयर के बारे में बात करें तो एयर में भी वजन होता है, इसको चेक करना हो तो फूला हुआ बैलून और पिचका हुआ बैलून दोनों को मेजर कर लेना। और किसी इंसान के सर के ऊपर बहुत ज़्यादा एयर है, ठीक है, आप जानते हैं कि वायुमंडल बहुत ऊपर तक फैला है, तो ये इस पे प्रेशर लगाती है, ठीक है, तो इसी को वायुदाब कहते हैं। ये प्रेशर चारों तरफ से लगता है, इसलिए इसे वायुदाब कहते हैं। और वायुदाब की स्थिति में जानते हैं कि वायुदाब का क्लाइमेट में क्या रोल है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। कभी कभी देखते हैं आप, बहुत गर्मी होती है तो आपको घर में कहेंगे पक्का बारिश होने वाली है या तूफान आने वाला है। इसका कारण क्या है कि जैसे किसी एरिया में बहुत गर्मी पड़ी, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी, तो उस एरिया में जो भी हवा होते हैं वो इवापोरेट होके ऊपर चले जाते हैं, ठीक है, सॉरी, गर्म होके ऊपर चले जाते हैं। गर्म हवा जो है वो आपको पता है कि गर्म हवा टेम्परेचर, जो गर्म हवा होती है वो हवा से हल्की हो जाती है और वो ऊपर चली जाती है। अभी इस एरिया में बन जाता है वैक्यूम, यानी निर्वात बन जाता है, खाली जगह बन जाती है, ठीक है। और इस एरिया को भरने के लिए बहुत तेज़ी से हवा आती है और इसे ही कहते हैं हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। आपको जितना पता है कि हवा जो है हाई टू लो, कोई भी चीज़ हाई टू लो जाती है, जैसे पानी भी हाई टू लो जाती है, वैसे ही हवा भी हाई टू लो जाती है और भरने आती है, इसे वायुदाब कहते हैं। पृथ्वी पर हर जगह वायुदाब एक जैसा नहीं है, विभिन्न दाब क्षेत्र बनते हैं। वायुदाब में अंतर के कारण पवनें उत्पन्न होती है। पवन क्या है आप जानते हैं, ऊपर बहती हुई हवा को क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। विंड, जो हवा चल रही है उसे विंड कहते हैं। क्या आप जानते हैं वायु की ऊर्ध्वाधर गति की, वायु की धारा को एयर करंट कहा जाता है, मतलब बहने बहने वाली हवा को, ठीक है। वायु की गति वायुदाब में अंतर से निर्धारित होती है। अब जितना आपका दाब होगा, लोअर जितना दाब बढ़ेगा उतना ज़्यादा आपका गति बढ़ेगा, ठीक है। बिहार में गर्मी के समय में चलने वाली हवा को लू कहते हैं, ठीक है। और इसी तरह कुछ आपके स्थानीय हवा हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं, इसको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे अगर मैं बात करूँ, लू विशाल मैदान भारत में चलता है। कुछ पवनों के नाम हैं, उनका नाम चिनूक नाम का आपका पवन है जो दक्षिण कनाडा में चलता है, ठीक है। विली विली जो है ऑस्ट्रेलिया में चलता है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में। टॉर्नेडो, हरिकेन, यह अटलांटिक महासागरीय क्षेत्र में चलता है। टाइफून जो है प्रशांत महासागर के क्षेत्र में चलता है। काल वैसाखी जो है बंगाल की खाड़ी में चलती है, ठीक है। काल वैसाखी आपकी अब पवनों को 3 भाग में बांटा गया है, 3 टाइप में आपको बांटा गया है विंड को। अस्थाई पवन, मौसमी पवन, स्थानीय पवन। चलिए, ये पवन जो हमेशा एक निश्चित दिशा में चलती है, ये पवनें पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण जनरेट होती है, इसे अस्थाई पवन कहते हैं। ये ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होती है, अर्थ घूम रही है इसके वजह से जो पवन चलती है, ये दाब पेटियों से कम दाब वाली पेटियों की चलती है, अधिक दाब से लो दाब वाले में। और पछुआ पूर्वी पवन जो होती है ये अस्थाई पवन है, यानी आप नॉर्मल भी टेम्परेचर अगर रहेगा तब भी कुछ ना कुछ हवा चलती है। ठंड में देखिए आप, उस समय तो ऐसा दाब का कोई इशू नहीं, लेकिन हवा तो चलती रहती है। तो इस वजह से जो हवा है वो से अस्थाई, ये पृथ्वी के घूर्णन की वजह से जो चलती है। इसके मौसमी पवन एक खास मौसम में चलती है, जैसे कि इन पवनों की दशा मौसम ऋतु के अनुसार बदलती रहती है। जैसे गर्मी में चलने वाली हवा जो है आप कह सकते हैं मौसमी पवन है। चक्रवात, मानसूनी पवनें, प्रति चक्रवात, ये सारे मौसमी पवन के अंदर आते हैं। फिर आता है स्थानीय पवन। स्थानीय पवन में जैसे आपका लू, लू जो है खास स्थान में, जैसे अब लिखा हुआ था कि भारत के इस रीजन में चलता है, तो ये खास स्थान में चलती है, इसलिए स्थानीय पवन कहते हैं। इसमें स्थलीय और समुद्री समीर भी आता है। आपको याद होगा लैंड ब्रिज और सी ब्रिज वाला क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि कौन सी हवा दिन में चलती है, कौन सी हवा रात में चलती है। तो ये क्वेश्चन आपको आता है कि देखिए, जब सुबह में धूप होती है, सुबह में धूप होती है तो पानी जो है आप कह सकते हैं पानी जो है स्थल के कंपैरिजन में आप स्थल, जब हवा स्थल से समुद्र की ओर चलती है, ठीक है, जब हवा स्थल से समुद्र की ओर चलती है इसे स्थलीय पवन कहते हैं, ठीक है, स्थलीय समीर कहते हैं। और जब हवा समुद्र से स्थल की ओर चलती है तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है समुद्री समीर। अब होता क्या है कि जैसे कि अगर हम इसी चीज़ को अच्छे से आपको समझाएं तो अब देखिएगा हम कि दिन में होता क्या है कि मान लीजिए ये हमारा लैंड का एरिया है और ये हमारा पानी का एरिया है, ठीक है। दिन में क्या होता है कि लैंड बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। जैसे ही धूप आई ये लैंड बहुत जल्दी गर्म हो गई, और गर्म होने की वजह से यहाँ जो गर्म हवा थी वो ऊपर चली गई। क्या चली गई? ऊपर चली गई, ठीक है। अब क्या है कि जब गर्म हवा ऊपर चली गई तो ये जगह बन गया खाली, ठीक है।
अब खाली जगह भरने के लिए समुद्र से हवाएं आ जाती है इस जगह पे, क्योंकि समुद्र जो है लैंड के कंपैरिजन बहुत लेट से गर्म होता है। तो इसे समुद्र से जो हवाएं जो दिन में आती है इसे समुद्री समीर कहते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है कि रात में जब सूर्य नहीं रहता है तो तब तक समुद्र का पानी हो जाता है गर्म। अब यहाँ का एयर गर्म होके ऊपर चला जाता है, उस समय दिन हो जाता है जल्दी से ठंडा, और दिन में इधर से हवा चलती है इसकी तरफ, तो इसे कहा जाता है आपको स्थलीय समीर या लैंड ब्रिज कहते हैं। ये आप जनरली याद रख सकते हैं, कौन सा दिन में चलता है कौन सा रात में, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ध्यान दीजिएगा कि पानी के कंपैरिजन ज़मीन जल्दी गर्म होती है। अब आते हैं चक्रवात प्रति चक्रवात के बारे में। तो चक्रवात का आप जानते हैं मतलब है साइक्लोन, ठीक है। ये हवा आपकी जो घूमती है, आप कह सकते हैं इसके बाहरी तरफ में इनके केंद्र की तरफ कम दबाव का क्षेत्र होता है और बाहरी की तरफ हाई प्रेशर, यानी ये हवा बाहर से अंदर की तरफ घूमती है, क्योंकि उसके नीचे कम दबाव का क्षेत्र है केंद्र में और बाहर हाई प्रेशर है, ठीक है। तो इसकी वजह से ये एकदम आपका इलिप्टिकल शेप आप कह सकते हैं, एकदम इस तरह सेंट्रल रीजन में जाती है, इसे चक्रवात कहते हैं। जस्ट इसका उल्टा होता है प्रति चक्रवात। याद रखने का सबसे आसान और लॉजिकल तरीका है, आप कह सकते हैं कि ऐसा हवा जो सेंट्रल रीजन से शुरू हो लेकिन बाहर की तरफ जाए, क्योंकि यहाँ पे आपका हो गया है हाई प्रेशर क्रिएट और बाहर की तरफ लो प्रेशर, तो आपको पता ही है हाई टू लो हमको जाना है, तो इसे कहा जाता है प्रति चक्रवात। जस्ट इसका उल्टा होता है, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल आप याद रख लीजिए। इसमें हवा 100 किलोमीटर के हिसाब से चलती है। कुछ हरिकेन, कैटरीना, रीटा, टाइफून, ये सारे चक्रवात जो हैं आपके आते रहते हैं, और ये देशों के नाम पे होता है। जहाँ पे भी आता है ना, जो भी सी के किनारे के बगल का देश होता है उसको डिसाइड करना होता है कि उसका नाम क्या रखेगा। अभी हाल मोचा करके आया था ना, मोचा साइक्लोन, ठीक है। चलिए, तो उसके बाद प्रति चक्रवात भी मैंने बता दिया था कि आपको उच्च दबाव केंद्र जो होता है केंद्र में और निम्न दबाव चारों ओर होता है, तो प्रति चक्रवात बनती है। और ये उत्तरी गोलार्ध में यह घड़ी की सुई की दिशा में होती है और दक्षिणी गोलार्ध में अपोजिट दिशा में, ये याद रख सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको बताया कि वर्षा कैसे होती है, तो वही इवापोरेशन होता है, ये पहले भी बता चुके हैं कि पानी इवापोरेट, बादल बना, बादल फिर ऊपर जाके ठंडा होकर कंडेंस होकर बारिश बनी, ठीक है। यहाँ तक बातें हो चुकी है, ठीक है। वर्षा के भी कुछ टाइप हैं, देख लेते हैं। पहला है संवाहिनिक वर्षा। विषुवतीय क्षेत्र में गर्मी के कारण भूतल के संपर्क में आने से गर्म हवा हल्की होकर ऊपर जाती है और ऊपर धीरे धीरे जाके ठंडी होती है और संघनन की प्रक्रिया होने से वर्षा होती है। जैसे कि कोई विषुवतीय क्षेत्र में पानी है, ठीक है, ये संघनित मतलब ये पहले इवापोरेट होकर ऊपर गया, बहुत ज़्यादा गर्मी थी ऊपर गया, लेकिन ऊपर जाते ही ठंडा होगा क्योंकि ऊपर का टेम्परेचर कम है, तो फिर उसी जगह पे वो बारिश हो गया। तो ये संघनित वाली जो बारिश होती है इसे संवाहिनिक बारिश कहते हैं, ठीक है। फिर पर्वतीय क्षेत्र में जस्ट बताया कि माउंटेन जो है हवा को रोक लेती है, ठीक है, हवा को रोक लेती है और ये हवा यहाँ से टर्न होकर ऊपर की तरफ जाती है और जल्दी से ठंडी होकर उस एरिया में बारिश करा देती है, ठीक है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। तीसरा है चक्रवातीय वर्षा। निम्न दबाव क्षेत्र के भरने के लिए विभिन्न दिशाओं से अनेक पवन आते हैं और खाली जगह भरने में होड़ लग जाती है। बहुत जगह से कोई अब एकाएक लो प्रेशर एरिया है, तो ऐसा तो फिक्स नहीं है कि दाहिने से आएगा कि बाएं से आएगा, चारों तरफ से हवा आएगी। तो यहाँ पे बहुत ही लो प्रेशर है, तो यहाँ पे जैसे ही आई तो सारी हवा फिर ऊपर उठने लगती है, ऊपर उठती है तो उसमें जो मॉइस्चर होता है वो वर्षा का रूप होकर गिरने लगता है। अब कुछ क्वेश्चन है, देख लीजिए। जलवाष्प के जल रूप में बदलने की प्रक्रिया संघनन कहलाती है, आपको पता है, ये साइंस का भी क्वेश्चन बनता है। चक्रवात के केंद्र में कम दबाव होता है, ठीक है, यही प्रति चक्रवात होता है, तो आप बोलते हैं ज़्यादा दबाव होता है। लू एक गर्म हवा है, ये सब याद रख सकते हैं। कुछ क्वेश्चन से मिलते अगले यहाँ पे बढ़ते हैं। मौसम संबंधी उपकरण, कौन कौन से ऐसे उपकरण हैं जो आपके मौसम के बारे में जानकारी देते हैं। तो पहले तो जान लीजिए, टेम्परेचर को मेजर किया जाता है, हमारे एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर होता है उसको मेजर किया जाता है डिग्री सी में। हम लोग जब बात करते हैं कि आज मेरे यहाँ का टेम्परेचर 44 है, तो 44 डिग्री सी में हम लोग बात करते रहते हैं, ठीक है। आप ये जानते हैं कि इसको मेजर करने का सबसे आसान तरीका है थर्मामीटर। थर्मामीटर से आप टेम्परेचर मेजर कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद तापमान मापने की इकाई जो है सेल्सियस है, इसे डिग्री सूप में व्यक्त किया जाता है। आप 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है पानी वगैरह के बारे में बात की गई है।
क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि कंफ्यूजन होता है कि अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर 99.7 डिग्री है तो क्या ये डिग्री सी है? इतना में तो पानी गर्म हो जाना चाहिए, तो हमारा बॉडी इतना गर्म होता है? नहीं, यहाँ पे टेम्परेचर डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। ये एक दूसरा भी आपका है, जैसे किलोमीटर मीटर दो तरह के यूनिट होते हैं, ऐसे ही ये दोनों भी यूनिट हैं। आते हैं अगले पेज में। चलिए, तो आपको टेम्परेचर मापने का यूनिट है थर्मामीटर। ये आपको क्लिनिकल थर्मामीटर है। एक लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है जिसमें टेम्परेचर आपका 0 to 100 मेजर कर सकते हैं, ठीक है। लेबोरेटरी थर्मामीटर में आपका जो घर में होता है वो 37 डिग्री सी से टेम्परेचर मेजर करता है। ये 33 से मेजर करता है। 37 तो बॉडी का ही टेम्परेचर होता है, ठीक है, तो मेज़र करता है। यहाँ पे 42 तक आपका मेज़रमेंट ये करता है। चलिए, तो यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि आपको वो यूनिट है, इसमें तो कुछ खास है नहीं। यहाँ पे एक पवन दिशा सूचक यंत्र के बारे में दिखाया गया है कि यहाँ पे तो और कुछ खास नहीं है। हाँ, अधिकतर चलिए तो बच्चे को बताया जा रहा है। चलिए, पवन को की दिशा जानने का जो यंत्र है उसे वायु दिशा दर्शक भी कहते हैं। इसमें जो पॉइंट होता है, एरो का तीर जो होता है, वो दिखाता है डायरेक्शन ऑफ विंड, किधर हवा बह रही है। उसके नीचे आपका डायरेक्शन भी लिखा हुआ रहता है। ये अलग अलग टाइम वेरी करता है जिधर से जिधर हवा जा रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ जो एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, वर्षा मापक यंत्र, जिसे रेन गॉज कहते हैं। वर्षा को कैसे मेजर किया जाता है, तो रेन गॉज से आप याद रख सकते हैं। तो वर्षा मापक यंत्र में एक कुछ नहीं, एक ग्लास में एक कीप डाला। कीप मतलब एक वो कीप जैसा जिससे पानी गिरे, और बारिश होने दिया, और कितना पानी का लेवल उतरा उसको मेज़र कर लिया एक मेजरिंग बीकर से, तो पता चला इतना मिलीमीटर बारिश हुई। तो ये चीज़ें वर्षा मापक यंत्र है। अब क्वेश्चन है कि दैनिक तापमान डैश में मापते हैं। दैनिक तापमान जो है आप मापते हैं डिग्री सेल्सियस में, अभी जस्ट बात किए। शरीर का तापमान डिग्री फ़ारेनहाइट में। वायु दिशा दर्शक में तीर की पूंछ डैश की दिशा में होती है, उल्टी दिशा में होती है जिधर हवा नहीं चल रही है, पूंछ, ठीक है। वर्षा की मात्रा जो है mm में, मिलीमीटर में मापते हैं, ठीक है। रेन गॉज जो है वर्षा की माप, विंड वेन जो है पवन की दिशा, थर्मामीटर तापमान मापने का यूनिट है। तो इसी हिसाब से आपकी ख़त्म हो जाती है पूरी की पूरी ज्योग्राफी आपकी ख़त्म हो जाती है क्लास 7 की। आगे हम लोग 6 या 8 की ज्योग्राफी भी करेंगे, और फिलहाल आपका सारा एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। फ़िलहाल के लिए सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए, पसंद करते रहिए, लाइक करते रहिए।